हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। फिजिक्स में जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक है मैकेनिक्स और ऑसिलेशन वाली, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर अपना 150 मार्क्स का है ये पेपर, जिसमें 50 नंबर अपने लैब के हैं। बाकी जो 100 मार्क्स है, 150 मार्क्स टोटल है। इसमें से 50 मार्क्स तो है अपने लैब के और 100 मार्क्स है अपने पेपर के। 100 में से 20 मार्क्स, 100 में 20 मार्क्स ये तो अपने कॉलेज की तरफ से है, ठीक है। और बाकी के जो 80 मार्क्स है ये अपने पेपर के हैं, ठीक है। अब इन 80 मार्क्स की अगर बात करें हम, तो 80 मार्क्स में जो है अपने पेपर के अंदर दो पार्ट है। एक है पेपर का पार्ट ए और एक है पार्ट बी। जो पार्ट ए अपना है ये है 20 मार्क्स का। पार्ट ए जो है वो 20 मार्क्स का है। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल कितने हो गए? 20 मार्क्स, ठीक है बच्चों। बाकी जो अपना पार्ट बी है उसमें अपने 4 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, यानी ये टोटल हो गए 60 मार्क्स। यानी कुल मिला के जो आपका पेपर है 80 मार्क्स का, उसमें दो पार्ट है। पार्ट ए 10 क्वेश्चन है और पार्ट बी में जो है 4 क्वेश्चन है। और इसमें जो एवरी क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है, जो कि अपने 4 यूनिट है। हर यूनिट से जो एक क्वेश्चन आएगा वो 15 मार्क्स का है। और इसमें जो है हर यूनिट से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जो उसमें आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें क्वेश्चन के सब पार्ट भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। तो जो 4 यूनिट है उनसे एक एक क्वेश्चन आप पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 15 मार्क्स का। टोटल ये 80 मार्क्स का पेपर है अपना। और 80 में से आपको 32 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स के लिए 32 मार्क्स चाहिए इसमें, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर जो अपना सिलेबस जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो अपने इसके अंदर अपन बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जो है इसकी बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट में जो है अपने 4 चैप्टर दे रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं चैप्टर फर्स्ट की, फर्स्ट चैप्टर अपना वो है जड़त्वी एवं अजड़त्वी अजड़त्वी निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र इसको बोलते हैं इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये अपना चैप्टर फर्स्ट रहेगा। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है अपना वो है अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत। अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत तो होते हैं स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत। उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर दे रखा है यूनिट फर्स्ट का, जो थर्ड चैप्टर है उसमें है कोरियोलिसिस, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। और उसके अंदर जो फोर्थ चैप्टर है वो है संरक्षी बल, संरक्षी बल, ठीक है बच्चों। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अपेक्षिता का विशेष सिद्धांत और कोरियोलिस बल और कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल, ये 4 चैप्टर अपने यूनिट फर्स्ट के अंदर है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे अपन यूनिट सेकंड की। तो जो यूनिट सेकंड है इसके अंदर अपने 2 चैप्टर दे रखे हैं। यूनिट सेकंड के अंदर कितने चैप्टर दे रखे हैं?
2 चैप्टर। तो उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, वो सब फर्स्ट चैप्टर है द्रव्यमान केंद्र। फर्स्ट चैप्टर कौन सा बच्चों? द्रव्यमान केंद्र, यानी सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। और जो सेकंड चैप्टर है वो है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी बोलते हैं इसको अपन, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी। ये अपने 2 चैप्टर दे रखे हैं यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड की। तो यूनिट जो थर्ड है, इसके अंदर अपने जो है 3 चैप्टर। यूनिट थर्ड की अपन बात करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, मोशन अंडर सेंटर फोर्सेस। मोशन अंडर सेंटर फोर्सेस, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। और इसका जो सेकंड चैप्टर है, वो है अवमंदित आवृत्ति दोलन। इसको बोलते हैं बेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर, अवमंदित आवृत्ति दोलितक। ठीक है बच्चों, थर्ड यूनिट के अंदर अपनी 2 चैप्टर दे रखे हैं। और उसके बाद में अपन बात करें यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4, तो जो अपनी 4th यूनिट है, इस 4th यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें अपने 2 चैप्टर दे रखे हैं 4th यूनिट के अंदर भी। एक तो है रेवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी इसको बोलते हैं चालित आवृत्ति दोलन। रेवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, चालित आवृत्ति दोलन। ठीक है बच्चों, और इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी इसको अपन बोलते हैं युग्मित आवृत्ति दोलन। युग्मित आवृत्ति दोलन। ठीक है बच्चों, ये अपने 4 यूनिट है, जिसके अंदर टोटल जो चैप्टर है 10 चैप्टर है टोटल। फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर है, सेकंड के अंदर 2 चैप्टर है, थर्ड के अंदर भी 2 चैप्टर, और 4th यूनिट जो है उसके अंदर भी कितने हैं? 2 चैप्टर दे रखे हैं। अब अपन पर्टिकुलर अगर प्रत्येक चैप्टर की बात करें तो जो पहला चैप्टर है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो होती है इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर अपन बात करें इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ये 2 टाइप के निर्देश तंत्र दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो जैसे अगर अपन बात करें जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होता है बच्चों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है उसके अंदर जो है निर्देश तंत्र जो होता है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। और अगर अपन बात करें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? नॉन जीरो होता है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये है कि या तो कोई भी जो पार्टिकल है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में 0 एक्सेलरेशन होना चाहिए, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, बच्चों एक मिनट, यानी इसके अंदर वेलोसिटी भी क्या रहेगा? नियत। वेलोसिटी क्या रहेगा इसमें? नियत। ठीक है बच्चों, बात करिए जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है उसमें एक्सेलरेशन क्या रहता है? नॉन जीरो रहता है। जैसे अपन बात करें जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, यानी जिसके अंदर न्यूटन के लॉ जो है फॉलो होते हैं। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो फॉलो होता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर होता है। और जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसमें न्यूटन के जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है वो फॉलो नहीं होते हैं। यानी अपन जैसे बात करें जो अर्थ है उसके अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर। ठीक है बच्चों, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर जैसे मान लो कोई पार्टिकल जो है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मोशन में है, तो वो अपने किस में आ जाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर। ठीक है बच्चों, तो 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, और
और सेकंड अगर अपन चैप्टर की बात करें आपेक्षिकता का जो विशिष्ट सिद्धांत वाला चैप्टर है, इसके अंदर अपने को पढ़ना है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी स्पेस के अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें अपन टाइम कंपोनेंट भी जो है वो भी इसमें लेकर चलते हैं। जैसे अपन यहाँ 3D कंपोनेंट की बात करें एक्स वाई जेड, तो इसमें टी कंपोनेंट जो होता है टाइम कंपोनेंट में इंक्लूड होता है। और इसके अंदर बेसिकली अपने को पढ़ना है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना है अपने को? तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसको हम बोलते हैं लोरेंज रूपांतरण, ये अपने को पढ़ना है। और इस लोरेंज रूपांतरण की भी अगर बात करें तो इसमें बेसिकली अपने को जैसे ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें एक तो इसके एप्लीकेशन में दे रखा है लंबाई में संकुचन। इसके अंदर जो बेसिकली दो एप्लीकेशन है, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं। एक पहला तो है लंबाई में संकुचन, लेंथ कंडक्शन, लंबाई में संकुचन, और एक आता है काला वृद्धि, टाइम डिले। ठीक है बच्चों, इन दो टॉपिक से ज्यादातर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है। तो जो अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत जो चैप्टर नंबर सेकंड है अपना, इसके अंदर अपने को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। उसके बाद में जो कोरियोलिसिस फोर्स दे रखा है, इसके अंदर अपने को बेसिकली जैसे कोरियोलिसिस बल एक प्रकार का जो है आभासी बल होता है, जिसे अर्थ जो होती है वो अपने को पता है। इधर बात करें वेस्ट टू ईस्ट जो है मोशन करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में जो अर्थ रोटेट होती है, तो इस रोटेशन के कारण एक प्रकार का बल लगता है। और उसी बल की अगर अपन बात करें तो इसमें जो हवाओं की दिशा है वो चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उसमें हवाओं की डायरेक्शन जो है वो दाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें हवाओं की दिशा कैसी होती है, बाईं तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हवाओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इससे अर्थ का जो मोशन होता है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो गति होती है, उसके कारण इसमें एक बल लगता है, और उसी बल को अपन बोलते हैं कोरियोलिसिस बल। इसके बारे में अपन पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स दो टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव होता है, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। या आपने जैसे कि क्लास 11th में भी पढ़ा होगा इसको। बेसिकली मैकेनिक्स जो अपना जो बुक है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन वाली जो अपनी बुक है, इसके अंदर जो भी अपन सिलेबस जो है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उसमें मोस्टली सिलेबस 11th क्लास का जो पार्ट है उससे भी लिया गया है, और उसी को अपने को डिटेल में पढ़ना है इसके अंदर। और जो अपना जैसे कि अपन ने मार्क्स वगैरह के बारे में बात की, ये जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर है इसके अंदर बुक अपनी जो है वो कौन सी है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, मोशन मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन वाली बुक है। और इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव, जो कि यूनिट फर्स्ट का जो फोर्थ चैप्टर है, उसमें अपने को संरक्षी बलों के बारे में पढ़ना है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दो टाइप के फोर्स होते हैं। जैसे संरक्षी बलों की अगर अपन बात करें, तो संरक्षी बल जो है ऐसे बल होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। मोस्टली जो भी बल लगते हैं वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो वो कंजर्वेटिव होंगे। और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं वो पाथ पर डिपेंड करते हैं। यानी जैसे अगर मैं बात करूं संरक्षी बलों के अंदर सारे सेंट्रल फोर्स होते हैं, केंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, ये सारे के सारे बल होते हैं संरक्षी बल, क्योंकि ये बल पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। और अगर अपन बात करें नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बलों की बात करें, तो जैसे शान बल होता है, घर्षण बल होता है, एयर फ्रिक्शन फोर्स वायु घर्षण बल होता है, प्रणोद बल होता है, स्ट्रेट फोर्स बोलते हैं जिसको अपन। तो ये सारे के सारे कौन से बल होते हैं, असंरक्षी बल। संरक्षी बलों के अंदर वर्ताकार पथों में किया गया कार्य शून्य होता है, जबकि असंरक्षी बलों में वर्ताकार पथों में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। तो ये सारी चीजें अपन जो है इनके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अपन बात करेंगे जो यूनिट सेकंड का जो चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, जो कि अपन ने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान के अंदर किसी एक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर अपन समस्त बॉडी का द्रव्यमान जो है उसको केंद्रित मान सकते हैं। वो उसका क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। या अगर मैं इसे
एक और डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान के अंदर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी निकाय या किसी भी पिंड के बिंदु जो पार्टिकल होते हैं, किसी भी पिंड या निकाय के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसके द्रव्यमान आघूर्ण तो मास मोमेंटम जो होता है, द्रव्यमान जो आघूर्ण होता है उनका योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। द्रव्यमान के अंदर पर क्या होता है, द्रव्यमान आघूर्णों का जो योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसमें सिग्मा एम आई और आर आई इक्वल टू कितना होता है, 0। देन आई इक्वल टू 1 से कितना है, एन तक। तो मान लो किसी बॉडी के अंदर एन पार्टिकल है तो उसका जो द्रव्यमान आघूर्ण है उनका योग जो है सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, शून्य होता है। उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। इसके अंदर अपन द्रव्यमान केंद्र के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो है उनकी स्टडी करेंगे, जैसे कोलिजन के बारे में स्टडी करेंगे, इसमें दो पार्टिकल का कोलिजन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में अपना एक टॉपिक दे रखा है दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी जिसको अपन बोलते हैं ना। सेंटर ऑफ मास के बाद में जो सेकंड पार्ट है रिजिड बॉडी, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे अपने रिजिड बॉडी के अंदर अपने पढ़ा है, जैसे 11th क्लास के अंदर जो चैप्टर अपना था वही चैप्टर जो है उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं अपने को यहाँ पर इसमें डिटेल में स्टडी करना है रिजिड बॉडी वाले पार्ट में। उसके बाद में जो अपना यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड के अंदर केंद्रीय बलों के प्रभाव में मोशन अंडर सेंटर फोर्स, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कैपलर्स लॉ है, प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्टरी मोशन होता है, ग्रहों की गति जो है, कैपलर के मोशन जो नियम अपन पढ़ते हैं वो सारे के सारे अपन इसका स्टडी करेंगे, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। ठीक है बच्चों, इसमें कैपलर्स लॉ वगैरह वो उसमें पढ़ के बाद में कैपलर के नियम जो कि आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा है। 3 लॉ है कैपलर के अंदर। पहला लॉ ग्रहों की गति का नियम, दूसरा जो लॉ है वो क्षेत्रफलीय नियम है और तीसरा आवर्तकाल का नियम है। वो तीनों लॉ अपने बस में डिस्कस करने हैं और भी बहुत सारे टॉपिक अपने इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में जो इसका जो सेकंड पार्ट है, अब ये देखो बच्चों इसके अंदर जो अभी फर्स्ट यूनिट के 4 चैप्टर, सेकंड यूनिट के 2 चैप्टर और ये जो थर्ड यूनिट का पहला चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर जो है 4 और 2 6 और एक 7 चैप्टर जो है ये तो अपने मैकेनिक्स वाले हैं। और जो ऑसिलेशन के जो नीचे के जो 3 चैप्टर है वो ऑसिलेशन वाले पार्ट से रिलेटेड है। तो जो अवमंदित आवर्ती दोलन जो होता है, दोलन आपने पढ़ाई होगा 11th क्लास के अंदर। दोलन यानी किसी भी एक निश्चित पॉइंट के इर्द गिर्द अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसको अपन दोलन कहते हैं। और इसके अंदर जो अवमंदित आवृत्ति दोलन होता है, इसके अंदर अपन ऐसे दोलन के बारे में स्टडी करेंगे। अवमंदित आवर्ती दोलन जो है इसको अपन जो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें जो ऑसिलेशन होगा उसमें लगातार जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है इसके अंदर। यानी एनर्जी जो है वो लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी इसके अंदर। तो जो यानी इसमें जो वेव का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो जो और उसके अंदर अपन बात करें तो अवमंदित आवर्ती दोलन जो होता है उसमें लगातार वेव की एनर्जी और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा जो ऑसिलेशन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे अपन थर्ड यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर अपने 2 चैप्टर दे रखे हैं। पहला चैप्टर तो है चालित आवर्ती दोलन जिसको डेविन हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं, और दूसरा चैप्टर दे रखा है युग्मित आवर्ती दोलन। चालित आवर्ती दोलन वाला चैप्टर है, इसमें अपन पढ़ेंगे डेविन हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो जिससे नाम से पता चल रहा है आपको, जो अवमंदित आवर्ती दोलन है वो ड्राइव करने वाला है। यानी अपन बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसका जो जो लगातार जो एम्पलीट्यूड और आयाम डिक्रीज हो रहा था उसको अपन कांस्टेंट कर देते हैं। यानी इसके अंदर जो लगातार वेव है उसका एनर्जी और एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार क्या है, डिक्रीज नहीं होता, इसमें कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब आप बात करें तो पूरा का पूरा एनर्जी और जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार क्या रहेगा, इसमें नियत रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डेविन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसे ऑसिलेटर जो है इसकी स्टडी अपन इसमें करेंगे चालित आवृत्ति दोलन के अंदर। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में अपन बात करें जो यूनिट नंबर 4 जो है
का जो सेकंड चैप्टर है कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसके अंदर अपन बेसिकली है ना दोलन की स्टडी करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो दोलन होगा ना इसमें युग्मित दोलन होगा। जैसे मान लो कोई भी ऑसिलेटर है, जैसे ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके अंदर जो है कपल्ड ऑसिलेटर का डायग्राम बनाया है और इसमें जो ऑसिलेशन होता है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर कपल्ड ऑसिलेटर। यानी कहने का मतलब मिला के इसमें दो या दो से अधिक ऑसिलेटर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और उनका जो ऑसिलेशन होता है उनकी स्टडी अपन करेंगे सेकंड के चैप्टर के अंदर, जो यूनिट नंबर 4 का जो सेकंड चैप्टर है। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा मोस्टली सरफेसली यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था नहीं, और मैंने हर यूनिट के जो चैप्टर है उनमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, मोस्टली कौन से टॉपिक्स के बारे में अपनी स्टडी करेंगे और किस यूनिट के चैप्टर में क्या टॉपिक्स अपने को मोस्टली पढ़ने हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। अब वन बाय वन अपन जैसे यूनिट फर्स्ट जो है से चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, उसको अपन बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कंटिन्यू वन बाय वन अपन आगे इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में अपन इतनी ही, आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके।